जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। आज हम हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ये 10 नंबर की वीडियो। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना और अंत में कमेंट करके बताना कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? आपको बताना है वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। बड़ा आ होगा, जा होगा, या फिर बड़ी होगा, या फिर टा होगा। तो राइट आंसर आप सभी को पता होगा, जो ये वर्णमाला का पुल्लिंग अक्षर नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ी ई। आपको ध्यान रखना, जिसने भी ऑप्शन थर्ड को क्लिक किया है वो अपने एक नंबर ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। 40, 35, 33 या फिर 30। तो राइट आंसर जिसने भी थर्ड 33 को चयन किया है उसका एक नंबर पक्का हो जाएगा। तो संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आयात किस शब्द का विपरार्थक है? तो आपको बताना है आयात का जो विलोम शब्द कह सकते हैं, आपको बताना है निर्यात होगा, आयात होगा, आगमन होगा, या फिर निगमन होगा। आयात का विपरार्थक आपको बताना है निर्यात होगा, आयत होगा, आगमन होगा, या फिर निगमन होगा। तो जिसने भी ऑप्शन फर्स्ट निर्यात का चयन किया है, आयात का जो विलोम होता है वो निर्यात होता है, आपको ध्यान रखना, उसका एक नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक रस के भाव कैसे होते हैं? प्रत्येक रस के भाव कैसे होते हैं? व्यभिचारी होते हैं, अनुभाव होते हैं, अस्थाई होते हैं, या फिर अस्थाई होते हैं। आपको बताना है प्रत्येक रस के भाव कैसे होते हैं। तो जिसने भी ऑप्शन फोर्थ अस्थाई का चयन किया है वो अपने एक नंबर ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न है, घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपको घर का पर्यायवाची बताना है। अनल होगा, वात होगा, उरग होगा, या फिर आलय होगा। कमेंट करके आपको आंसर बताना है घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। दोस्तों, हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। घर का पर्यायवाची की बात करें तो यहां पर राइट आंसर आलय हो जाएगा। तो जिसने भी ऑप्शन फोर्थ का चयन किया है वो अपने एक नंबर ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? आपको बताना है साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ। 1947 होगा, 1950 होगा, 1954 होगा, या फिर 1960 होगा। तो राइट आंसर आपको कमेंट करते रहना है। कमेंट में कोई कंजूसी नहीं करना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो आप सभी को पता होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो ये 1954 में प्रारंभ हुआ। तो जिसने भी 1954 को चयन किया है वो अपने एक नंबर यहां से ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भुजा का बहुवचन बताना है आपको। भुजा का बहुवचन भुज होगा, बहुभुज होगा, भुजा भुजा होगा, या फिर भुजाएं होगा। तो राइट आंसर आपको कमेंट करते रहना है। भुजा का बहुवचन बताना है। तो जिसने भी ऑप्शन फोर्थ भुजाएं का चयन किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। भुजा का बहुवचन की बात करें तो भुजाएं होगा। ध्यान रखना दोस्तों, आपके एग्जाम में यही पैटर्न रहने वाला है। तो आप लोग पूरे ध्यान से वीडियो को देखिएगा। जितने भी प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं उतना अगर आप कर कर जाते हैं तो जरूर आप क्वालिफाई करके आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष कौन सा दिन जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 अक्टूबर होगा, 29 दिसंबर होगा, 27 फरवरी होगा, या फिर 14 सितंबर होगा। तो आपको ध्यान रखना है, हिंदी दिवस की बात करें, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस जो मनाया जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। राइट आंसर हो जाएगा। विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो आपको ध्यान रखना है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पारा न उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? पारा न उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? हद कर देना होगा, घमंड दिखाना होगा, अशांत होना, या फिर शांत होना। तो राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए। पारा न उतरना का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो जिसने भी ऑप्शन सेकेंड घमंड होना का चयन किया है, कौन सा? जिसने भी ऑप्शन सेकेंड घमंड दिखाना
का चयन किया है, पारा ना उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ है घमंड दिखाना, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वो अपने 1 नंबर ऐड कर सकता है। अंत में कलेक्ट करके बताना है कितने मार्क्स आप 30 में सही कर पा रहे। अगला प्रश्न है, कौन सी पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। कौन सी पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया? सरस्वती होगा, ब्रह्म होगा, या फिर हिंदी प्रदीप होगा, या फिर विशाल भारत होगा? तो जिसने भी ऑप्शन फर्स्ट सरस्वती का चयन किया उसका राइट आंसर हो जाएगा, वो अपने 1 नंबर ऐड कर सकता है। दोस्तों अब आप लोग बताइए 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप सही कर पाए, कमेंट करके बताएं। 10 में जो है कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं, फिर हम अगले प्रश्न पर जो है बढ़ते हैं। तब तक आप कमेंट करके बताएं कितने मार्क्स आप 10 में सही कर पाए। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है, राष्ट्रभाषा कहा जाता है, राज्य भाषा कहा जाता है, या फिर साहित्य कहा जाता है? तो आपको बताना है भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है, कमेंट करके आंसर बताते रहना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, नवीन का विलोम शब्द क्या होगा? नवीन का आपको विलोम शब्द बताना है। नया होगा, पुरातन होगा, प्राचीन होगा, या फिर नूतन होगा? राइट आंसर आपको बताते रहना है। नवीन का जो है विलोम आपको बताना है। नया होगा, पुरातन होगा, प्राचीन होगा, या फिर नूतन होगा? राइट आंसर आपको कमेंट करते रहना है। तो नवीन का विलोम की बात करें तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्राचीन हो जाएगा। आपको ध्यान रखना, ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन थर्ड जो प्राचीन है ये नवीन का विलोम हो जाएगा। आपको ध्यान रखना, जिसने भी ऑप्शन थर्ड का चयन किया है वो इनमें से भी 1 नंबर अपने बढ़ा सकता है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? आपको बताना है विशेषण का भेद कौन सा जो है यहाँ पर विशेषण का भेद होगा। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो गुणवाचक विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक होगा, या फिर निश्चित संख्यावाचक होगा? आपको बताना है थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को पता होगा अनिश्चित हो जाएगा। अनिश्चित परिमाणवाचक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पर भी कुछ पता न चले, जैसे कह सकते हैं कुछ, कई, सब कुछ, यहाँ पर जो है अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। तो राइट आंसर जो इसका है ये थर्ड हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, धूमिल शब्द का विपरीत शब्द क्या है? धूमिल शब्द का विपरीत शब्द आपको बताना है। स्वच्छ होगा, चमकीला होगा, धुंधला होगा, या फिर उज्ज्वल होगा? धूमिल शब्द का विपरीत बताना है। तो धूमिल शब्द का विपरीत की बात करें तो उज्ज्वल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। उज्ज्वल की जो वर्तनी है उसमें 2 बार जो है आधा सा रहता है। ध्यान रखना, इस प्रकार लिखा जाता है, पूछा जाता है कई बार, तो आपको ध्यान रखना है। धूमिल शब्द का विपरीतार्थक की बात करें तो ये जो है उज्ज्वल हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रशंसा शब्द का विलोम बताइए। प्रशंसा शब्द का विलोम बताइए। बुराई होगा, निंदा होगा, आलोचना होगा, या फिर आधार होगा? तो प्रशंसा शब्द का आपको विलोम बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो निंदा हो जाएगा। प्रशंसा शब्द का विलोम निंदा होता है। आपको ध्यान रखना है। तो निंदा जो है ये प्रशंसा शब्द का विलोम हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ बताना है। जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ बताना। दोस्तों आप लोग अपने तैयारी में बिल्कुल लग जाइए, आपका एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, तो बिल्कुल पूरे तरीके से आप पूरे लगन के साथ जुड़ जाइए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। घोर प्रयत्न करना, व्यर्थ का कार्य करना, मतलब निकालना, पूरी तरह से नुकसान करना। तो प्लीज आप लोग वीडियो के भी लाइक कर दीजिए। जमीन आसमान एक करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घोर प्रयत्न करना, इसका सही उत्तर होगा। जमीन आसमान एक करना मुहावरे का जो राइट आंसर होगा वो होगा घोर प्रयत्न करना, इसका सही उत्तर होगा। आपको ध्यान रखना, जिसने भी ऑप्शन फर्स्ट घोर प्रयत्न का चयन किया वो अपने 1 नंबर यहां से ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं
उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण होगा, प्रतिक्रिया होगा, क्रिया भेद होगा, क्रिया रूप जो है क्रिया रूप होगा। आपको बताना है जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण होगा, प्रतिक्रिया होगा, क्रिया भेद होगा या फिर क्रिया रूप होगा। तो आप सभी को ये राइट आंसर जरूर इसका पता होगा। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ध्यान रखने तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन फर्स्ट का चयन किया है वो अपने 1 नंबर ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। आप सभी को पता होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, काठ का उल्लू का अर्थ क्या है? काठ का उल्लू का अर्थ क्या है? निर्जीव होगा, मूर्ख होगा, अत्यधिक सरल होगा या फिर अडिग होगा। राइट आंसर आपको बताना है काठ का उल्लू का अर्थ क्या होगा। तो काठ का उल्लू का अर्थ होता है मूर्ख। आपको ध्यान रखना है राइट आंसर यहाँ पर जो है मूर्ख हो जाएगा। मूर्ख यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? भारतेंदु होगा, द्विवेदी युग होगा, शुक्ल युग होगा या फिर प्रेमचंद युग होगा। तो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु। यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो जिसने भी भारतेंदु का चयन किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। वो अपने 1 नंबर यहाँ से ऐड कर सकता है। तो अब आप लोग कमेंट करके बताएं 20 में कितने मार्क्स आपके बने, आप क्वालिफाई कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम इंग्लिश से देखते हैं। 10 प्रश्न इंग्लिश से, उनमें भी आपको कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 21 है, आपको इडियम एंड फ्रेजेस बताना है। टू एक आउट दिया हुआ है, टू सब्सट्रैक्ट होगा, टू सप्लीमेंट होगा, टू ईच होगा या फिर टू आउट होगा। तो बात करें टू एक आउट की तो इसका मतलब हम हिंदी में बोल सकते हैं जैसे तैसे निर्वाह करना। टू ऑब्टेन और विन समथिंग ओनली विथ डिफिकल्ट और ग्रेट एफर्ट। हिंदी में मतलब बोल सकते टू एक आउट का जैसे तैसे निर्वाह करना बोल सकते। तो आपको ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टू सप्लीमेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, टू हिट इट ऑफ। टू हिट इट ऑफ आपको इडियम एंड फ्रेजेस बताना। टू क्वेरल होगा, टू बी होस्टाइल होगा, टू एग्री आर वी कॉन्जीनियल होगा या फिर टू थर्टन होगा। तो टू हिट इट ऑफ की बात करें तो इसका जो मीनिंग हो सकता है टू बी फ्रेंडली विथ ईच अदर इमिडिएटली बोल सकते। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टू एग्री आर वी कॉन्जीनियल, इसका राइट आंसर हो जाएगा सहमत होना या फिर अनुकूल होना। टू एग्री आर वी कॉन्जीनियल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसने भी ऑप्शन 3 का चयन किया है वो यहाँ से 1 नंबर ऐड कर सकता है अपने। अगला प्रश्न है, लंप इन दी थ्रोट आपको इडियम एंड फ्रेजेस बताना। टू बी हॉर्सेस होगा, ए हाईली इमोशनल स्टेट होगा, फूड ऑफ लो टाइप होगा या फिर विंड पाइप होगा। तो लंप इन थ्रोट की बात करें, इसके मीनिंग की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग इमोशन सच एज सॉरो और ग्रेटिट्यूड बोल सकते हैं हम, अत्यधिक भावात्मक स्थिति बोल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हाईली इमोशनल स्टेट, यहाँ पर जो है सही उत्तर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है सेकेंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, फेवन पॉलिसी। फेवन पॉलिसी का आपको इडियम बताना है, जो है डिक्टेटोरियल होगा, पॉलिसी होगा, डेमोक्रेटिक पॉलिसी होगा, सिस्टमेटिक पॉलिसी होगा या फिर पॉलिसी ऑफ कॉशन परसिस्टेंस होगा। तो फेवन पॉलिसी की बात करें, इसकी अगर हम मीनिंग की बात करें तो बोल सकते हैं सतर्क दृढ़ता की नीति। क्या बोल सकते हैं? सतर्क दृढ़ता की नीति बोल सकते हैं हम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पॉलिसी ऑफ कॉशन परसिस्टेंस, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना दोस्तों, आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, प्रश्न को मिस नहीं करिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अब आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी दिया हुआ है, नेफ्रोलॉजिस्ट होगा, फेडरेटिस्ट होगा, आर्थोपेडिस्ट होगा या फिर ऑन्कोलॉजिस्ट होगा। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा नेफ्रोलॉजिस्ट होता है। किडनी का जो विशेषज्ञ बोल सकते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, इसका सही उत्तर होगा। आप लोग पढ़ते आए होंगे बचपन से। अगला प्रश्न देखते हैं, ए पर्सन हु इज टॉकेटिव
इसका सही उत्तर आपको बताना है। पर्सन हु इज टारगेटिव गैरुलस होगा, फैथफुल होगा, क्लाइंट होगा या फिर इगोइस्ट होगा। तो ये पर्सन हु इज टारगेटिव की बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं बातूनी। क्या बोल सकते हैं? वातूनी बोल सकते हैं हम। तो इसका आपको जो बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। पर्सन हु इज टारगेटिव, तो इसका जो हिंदी में अर्थ की बात करें तो वातूनी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना, गैरुलस मतलब होता है वातूनी, ध्यान रखना। तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो जिसने भी ऑप्शन फर्स्ट का चयन किया है वो 1 नंबर यहाँ से भी अपने ऐड कर सकता है। 30 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आप कमेंट करके बताना कितने मार्क्स आपके बने। अगला प्रश्न देखते हैं। वन हु कट्स प्रीसियस स्टोन्स, सही उत्तर आपको बताना। वन हु कट्स प्रीसियस स्टोन, लेफटिस्ट होगा, फिलेटिस्ट जो है फिलेटलिस्ट होगा, ज्वेलर होगा या फिर ड्रोवर होगा। वन हु कट्स प्रीसियस स्टोन्स, तो वन हु कट्स प्रीसियस स्टोन्स की बात करें तो इसका मतलब होता है वह जो बहुमूल्य पत्थरों को काटता है। तो उसको हम बोलते हैं, वह जो बहुमूल्य पत्थरों को काटता है उसको हम बोलते हैं लेफटिस्ट। तो यह राइट आंसर हो जाएगा लेफटिस्ट। आपको ध्यान रखना, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लेफटिस्ट, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। ए प्रोफेशनल राइडर इन हाउस रेसर्स, ए प्रोफेशनल राइडर इन हाउस रेसर्स, हॉर्स राइडर होगा, जॉकी होगा, स्क्रिव होगा या फिर राइडर होगा। राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो बात करें प्रोफेशनल राइडर इन हाउस रेसर, तो जो रेस में अपने घोड़े को सबसे आगे रखता है उसे हम कह सकते हैं प्रोफेशनल राइडर इन हाउस रेसर। तो इसका जो हम बोलते हैं जो रेस में अपने घोड़े को सबसे आगे रहता है जो रेस के ट्रैक पर, तो इसका जो राइट आंसर उसको हम बोलते हैं जॉकी, ध्यान रखना, जॉकी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, प्रोफेशनल राइडर इन हाउस रेसर। शायद ये प्रश्न हम आपको पहले भी करा चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना, आप सभी को याद होगा, जॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, आपको बताना फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, सीटोफोबिया होगा, हाइड्रोफोबिया होगा, जेनोफोबिया होगा या फिर होफी होगा। फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स तो बोल सकते हैं, इसका जो हिंदी में अर्थ बोल सकते हैं हम अजनबियों का डर। किसका? अजनबियों का डर बोल सकते हैं फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। तो जो हम इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो हो जाएगा फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स को हम बोल सकते हैं जेनोफोबिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनोफोबिया। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना है आपको सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। ए फ्यूनरल वेल नेल होगा, रेफ्लिसा होगा, विंडफॉल होगा या फिर काल होगा। तो ये फ्यूनरल वेल की बात करें तो इसका हिंदी में अर्थ हम बोल सकते हैं अंतिम संस्कार की घंटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अंतिम संस्कार की घंटी, तो उसको हम बोलते हैं नेल। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा नेल हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन फर्स्ट का चयन किया है वो 1 नंबर अपने यहाँ से ऐड कर सकता है। दोस्तों इंग्लिश से 10 प्रश्न है, 10 में आप कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपकी सही हुए। 10 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट करके बताएं। और 30 में से 30 प्रश्न जो हुए उनमें बताएं कमेंट करके आपके कितने प्रश्न सही हुए, कम जो है आप क्वालिफाई कर पाए या नहीं कर पाए, कमेंट करके आप लोग बताएं। दोस्तों इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप जो है टेलीग्राम पर जा करके सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप लोग रिवीजन कर लेंगे तो सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। यही पैटर्न होने वाला है आपकी एग्जाम में दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग जिसने वीडियो लाइक नहीं किया कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।